दोस्तों, आज की कहानी है बेटा अब मेरे खर्च के पैसे मत भेजना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये सरकारी अफसर वाली नौकरियां बिना दीदी पंखु बना देती है, इंसान को सारी आदतें खराब कर देती है। अभी 2 महीने भी नहीं हुए रिटायरमेंट को और देखो ना कितनी सारी कमियां खलने लगी। किस चीज की कमी रे? इतना बड़ा बंगला तो बनवा दिया है तुझे सुरेश जी ने, जिसमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यही बड़ा बंगला तो सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। दीदी साफ सफाई के लिए रखी गई कोई भी भाई 2-4 दिन से ज्यादा टिकती ही नहीं करती है। आपके घर में 2 भाइयों का काम है मैडम। अब तुम ही बताओ दीदी, आधा घर एक पोछा लगाएगी, आधा घर दूसरी में क्या कर रही थी सविता? कोई नौकर रख ले ना। वहाँ तेरे सरकारी बंगले में भी तो दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते थे ना दीदी। पर ये छोटी जगह है या मर्द घर के काम नहीं करते वरना लोग हंसते हैं। पर मुझे तो सोचना पड़ेगा ना, मैं क्या करती थी। तुम ही देखो ना दीदी, कोई लड़का या मर्द जो हष्ट पुष्ट हो और हमारे आउट हाउस में रहकर पूरा घर संभाल ले। रुक, तेरे जीजाजी से बात करती हूँ, उनके अंडर में बहुत लोग हैं, शायद कोई मिल जाए कहकर कविता ने फोन रख दिया। 2 दिन बाद ही कविता को फोन आया। सब्बो भाई साली के नाम से तेरे जीजाजी ने जी जान से एक कर दी और ढूंढ दिया रमाकांत को। 17-18 साल का लड़का है, माँ मर चुकी है, बाप 24 घंटे नशे में डूबा रहता है, दादी है जो 100 का बर्तन करके उसकी दोनों बहनों की, उसका और उसके पिता का भी पालन पोषण करती है। लड़के से बात हुई है तो उसने कहा है दादी मान गई तो वह जाएगा, तू निरसत रह जाएगा ही। वैसे भी बेचारे को बाप इतना मारता है कि एक बार तो हाथ पैर तोड़ डाले थे उसके। देखना दीदी, जल्दी भेज देना, लड़के को जान निकल रही है मेरी। तो बहन ने आश्वासन पाकर सविता का मन थोड़ा स्थिर हुआ। तभी सामने वाली आंटी आ गई जो अकेली रहती थी। आइए ना आंटी। सविता ने उन्हें प्यार से अंदर बुलाकर बिठाया। अंकल को गुजरे 3-4 साल हो चुके थे। 2 बेटे थे, दोनों बाहर थे। पता नहीं वह नहीं ले जाना चाहते थे या फिर आंटी ही नहीं जाना चाहती थी उसके पास। तो बेटों ने एक फुल टाइम आया रख दी थी। दोनों हर महीने 1 तारीख को माँ के अकाउंट में पैसे भेज देते थे। अपना बंगला तो था ही। सविता बेटा, तुम काफी परेशान लग रही हो, कई दिनों से कोई मिली या नई ढंग की काम वाली? कहाँ आंटी? अपनी दीदी को कहा है, शायद वो भेज दे किसी को, पर कब तक पता नहीं। मैं क्या कर रही थी, मेरा तो काम बहुत कम होता है और ये दीपा है ना बड़ी फुर्तीली है, झटपट सब निपटा देती है। तो सुबह मेरा काम करके मुझे नाश्ता लेकर ये आकर तुम्हारी मदद कर देगी। जब तक तुम्हें कोई मिल नहीं जाता, जितने दिन ये तुम्हारा काम करेगी उतने दिन का इसे पकड़ा देना। इससे भी 2 पैसों की ऊपरी आमदनी हो जाएगी और तुम्हें भी राहत हो जाएगी। आंटी को धन्यवाद देते हुए सविता शेरस तैयार हो गई।
दीपा ने उसी दिन से उसका काम संभाल लिया। इधर रमाकांत भी तैयार हो गया था। दीदी ने उसका टिकट भी करवा दिया था और घर पर देने के लिए कुछ पैसे और अपनी तैयारी के लिए भी कुछ पैसे दे दिए थे। दीपा, मैंने तो देखा नहीं आज तक आंटी के दोनों बेटे और बहुओं का स्वभाव कैसा है। एक दिन सविता पूछ ही बैठी दीपा से, भाभी आंटी बहुत नरम स्वभाव की है, इनके स्वभाव से दूसरों को दिक्कत नहीं होती तो बेटे बहुओं को क्या होगी, पर वो आते बहुत कम है। सामान और पैसों की कोई कमी नहीं रखते आंटी को, पर आना भी तो सही है ना कभी कभी। एक बार तो साल भर पर छोटे भैया आए थे तो मैंने कहा भी था भैया 1-2 महीने पर आ जाए, बड़ा खुश होती है। तो वो ने कहा छुट्टी कहाँ है और मिलती भी है तो 2-4 दिनों की। तो बच्चों और तुम्हारी भाभी की फरमाइश होती है कि किसी हिल स्टेशन या ऐतिहासिक जगह पर घूमने की, तो क्या करूं बताओ। और बड़े भैया तो विदेश में ही है तो कैसे आए। हाँ भाई सही है, सविता ने गहरी सांस भरते हुए कहा। 10 दिन बाद रमाकांत आ गया। दुबला पतला रमाकांत खाने के अभाव में दुबला था, ये उसका खाना देखकर ही समझ गई सविता। उसने आउट हाउस में अपना छोटा सा बैग रख लिया और उसी दिन से काम पर लग गया। हाथ का काम ही अलग होता है। सविता का घर आंगन किचन 2-3 दिन में ही नए की तरह समसमा उठा, पर दीपा को भी सविता ने हटाया नहीं था। छोटे मोटे कामों के लिए उसे दोपहर को बुला लिया करती। कर्मठ रमा बातूनी भी बहुत था, दिन भर बातें करता रहता। दादी का गुण और पिता को कोसना उसका मन पसंद काम था। तुम यहाँ आकर खुश तो हो ना रमा? खुश, बहुत खुश हूँ मैडम जी। वहाँ मिलता ही क्या था, लात और तानों के सिवा। दादी और बहनें अच्छी थी पर दोनों बहनें स्कूल और दादी काम पर चली जाती थी तो बापू मेरी हालत खराब किए रहता था। कई बार मन किया भाग जाऊं घर से, पर फिर तो दादी और बहनों का रो रो कर हाल बुरा हो जाता। इसलिए अच्छा ये बताओ, तुम जो यहाँ पैसे कमाओगे वह क्या करोगे? सब दादी को दे दूंगा। छोटी बहन 6 महीने की ही थी जब माँ चल बसी थी, तब से हम तीनों को दादी ने ही संभाला था, तो मेरी हर चीज पर दादी का पहला हक है। रमा हुलस कर कहता। 3 महीने हो गए थे। एक छोटा फोन सविता ने रमा को दे रखा था। बाजार हाट जाता तो कुछ बताने में सुविधा होती। रमा देखती वह अक्सर अपनी दादी से बात करता। पिता का तो नाम तक नहीं लाता था जुबान पर। 2 दिन दोपहर को जब दीपा नहीं आई तो सविता को चिंता हुई। उसने रमा को भेजकर हाल समाचार पूछवाया। आंटी का मैडम जी, आंटी को 2-3 दिन से तेज बुखार है। बेटे ने कंप्यूटर से डॉक्टर को दिखा दिया, दवाई भी भिजवा दी, पर कोई असर नहीं दिख रहा उन पर। इसलिए दीपा दीदी उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आ रही। रमा ने आकर सूचना दी तो सविता भी शाम को पहुंच गई आंटी के घर। आंटी चलिए मैं दिखला दूं आपको डॉक्टर को। नहीं बेटा, बेटों ने आज एम्बुलेंस बुलवा दिया था, दिखा आई हूँ। बहुत बड़े अस्पताल में खून वगैरह जांच के लिए आदि आई हूँ। रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। इतना खिलाती है ये दीपा, पर जाने सब कहाँ चला जाता है। इतनी कमजोरी आ गई है कि पूछो मत। आंटी ने हाँफते हुए धीरे धीरे कहा। आंटी से बातें कर सविता
वापस आ गई। अगले दिन जांच की रिपोर्ट आई तो पता चला आंटी को तो टाइफाइड हो गया है। ये बीमारी तो अच्छों खासों को हिला देती है। फिर बेचारी बुजुर्ग आंटी भाभी आंटी बहुत डरी हुई है। पहली बार उन्होंने मुंह खोलकर बेटों को आने का और यहाँ तक कहा कि वो शायद तो उन्हें अपने पास ले जाए। उनका जी घबराता, कहीं कुछ हो गया तो बेटा तो पास होगा। पर क्या दीपा, दोनों ने अपनी मजबूरियों का बहाना बना दिया। भाभी बेचारी आंटी कितना रोई उस दिन। सविता को आंटी की हालत सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसके बाद उसने सुबह शाम आंटी के पास जाना शुरू कर दिया और बातों ने रमाकांत को भी भेज देती, जो दुनिया जान की बातें कर करके आंटी का मन बहलाता और उन्हें खुश रखता। धीरे धीरे आंटी शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी ठीक और मजबूत होती गई। 1 महीने बाद उनकी जांच में उनकी सारी बीमारियां जा चुकी थी। दीपा से पता चला उन्होंने बेटों को पैसे भेजने के लिए भी मना कर दिया था, बोलकर कि जब पैसे खत्म होंगे खबर कर देगी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि अपनी पेंशन में ही गुजारा कर लेगी और अपने बंगले का ऊपरी हिस्सा किराए पर लगा देगी। पर अब बेटों से फूटी कौड़ी तक नहीं लेगी। जिन बेटों के पास उनके लिए समय नहीं, वो पैसों से उन्हें खरीद ले, इतनी भी उनकी औकात नहीं। खैर अब आंटी के परिवार का हिस्सा दीपा ही नहीं, सविता और रमाकांत भी थे। सब मिलकर खूब हंसी ठहाका लगाते। इसी बीच एक दिन रमाकांत की दादी का सुबह सुबह फोन आया, तेरा बाप फिसल कर गिर गया है रे रमा। सब अस्पताल ले गए, पता नहीं सर से खून बह रहा था, क्या होगा क्या नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी दादी, ना कभी वह आपके वे ना हमारे, जाने दीजिए ना, जो हो मुझे कोई मतलब नहीं। हंसो। रमा को पहली बार सविता ने गंभीर देखा था। फोन रखने के बाद तो उसकी बेचैनी शर्म पर थी, कभी ऊपर सरता कभी नीचे आता। अजीब सी उद्विग्नता जा गई थी उस पर। आखिरकार आकर उसने सविता से कहा, मैडम मुझे जाना होगा, हाँ वरना अकेले तुम्हारी दादी और बहनें परेशान होगी वहाँ। रमा, उनके लिए तो तुम्हारा होना जरूरी है। नहीं मैडम, मेरी दादी और बहनें बहुत मजबूत है, वह सब झेल लेगी और संभाल भी लेगी। पर मुझे अपने बापू के लिए जाना है मैडम जी। पर हाँ, मुझे मारता है, पीटता है, गाली देता है, ताने देता, पर है तो मेरा बाप ही ना। माँ थी तो वह एक बहुत अच्छा पति और पिता था मैडम जी, पर माँ के जाने के बाद वो अजीब हो गया। आज वो क्या कर रहा है वो अलग बात है, पर उसका पहले का प्यार अभी भी याद है मुझे। मैडम जी मार दे पीट दे, पर मेरा बुरा वो कभी नहीं चाहता, ये मेरी समझ में भी आता। उसका चेहरा और उसकी कैसी हालत होगी ये ख्याल मुझे चैन से जीने देंगे। आप मुझे जाने दीजिए। जिस दिन वो अस्पताल से घर आ गया मैं वापस आ जाऊंगा। चिलमिलाई आंखों से हाथ जोड़ते हुए रमा ने कहा। कुछ ज्यादा पैसे, राशन और ढेर सारा सामान देकर उसे विदा कर रही सविता के मन में सामने अपनी बालकनी से जाकर रमा को विदा कर रही आंटी को देखकर ख्याल आ रहा था, कैसे बेटे की कामना करे इंसान। विदेश में डॉलर कमा रहे इंजीनियर और बड़ी कंपनी में मैनेजर बेटे की, या फिर पास रमा के जैसे